नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरे दोस्तों। चलिए हम महिला सुपरवाइजर का जो इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा था दोस्तों अधिनियम का, इस पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है जी, देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत परामर्श के लिए मजिस्ट्रेट किसे निर्देशित कर सकता है। स्टेटमेंट फर्स्ट, प्रत्यार्थी को। सेकेंड, व्यथित व्यक्ति को। थर्ड, दोनों को। संयुक्त रूप से भी कर सकता है क्या। विकल्प है ऑप्शन ए केवल एक सही है, बी केवल कथन दो सही है, सी केवल कथन तीन सही है, डी सभी कथन सही है। चलिए दोस्तों हम समझते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्तों आप लोग। चलिए देखिए हम समझते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। धारा 14, ठीक ना, धारा 14 को हम समझते हैं क्या कहता है जी ये, ठीक ना। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट जो होता है ना, इसके तहत मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है दोस्तों, निर्देश परामर्श के लिए निर्देश कर सकता है। परामर्श के लिए क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है, ठीक ना। तो किसे निर्देश देगा मेरे दोस्तों, तो याद रखना किसे किसे निर्देश दे सकता है, तो तीन लोगों को निर्देश दे सकता है, ठीक है ना। किसे किसे निर्देश दे सकता है, तो या तो सीधे प्रत्यार्थी को ही निर्देश दे सकता है कि आप परामर्श ले लीजिए किसी से, ठीक ना। तो ये किसको दे सकता है, प्रत्यार्थी को, जो दोषी है उसको निर्देश देने का दे सकता है, ठीक ना। और दोस्तों व्यथित व्यक्ति को भी निर्देश दे सकता है, व्यथित व्यक्ति को भी निर्देश दे सकता है दोस्तों, ठीक है। थर्ड, प्रत्यार्थी और व्यथित व्यक्ति दोनों को संयुक्त रूप से निर्देश दे सकता है कि आप परामर्श ले सकते हैं, ठीक ना। संयुक्त रूप से दोनों को लिख सकते हैं, संयुक्त रूप रूप से दोनों को निर्देश दे सकता है, ठीक ठीक दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यार्थी को भी निर्देश दे सकता है, व्यथित व्यक्ति को भी निर्देश दे सकता है, दोनों को संयुक्त रूप से निर्देश दे सकता है दोस्तों। ये कथन तीनों सही हैं, ठीक ना। मजिस्ट्रेट ये निर्देश देता है ना तीनों को कि आप किसी से परामर्श ले सकते हैं। अब प्रश्न उठता है दोस्तों किससे परामर्श ले सकते हैं, तो समझना पड़ेगा दोस्तों किससे ये लोग कंसल्ट करते हैं या सलाह लेते हैं। तो दोस्तों इसके तहत एक सेवा प्रदाता होता है, आप सभी जानते हैं। तो सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे व्यक्ति जो विशेष अनुभव रखता हो या विहित अर्हताएं रखता हो दोस्तों, उस व्यक्ति से ये तीनों के तीनों क्या ले सकते हैं दोस्तों, परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। या प्रत्यार्थी स्वयं जाकर दोस्तों, या व्यथित व्यक्ति स्वयं जाकर ले सकते हैं, या दोनों रूप संयुक्त रूप से जाकर सलाह ले सकते हैं। किसके आदेश से, तो मजिस्ट्रेट के आदेश से। याद रखना है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सभी सही हैं। डी 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है जी, ठीक है ना। याद रखना है कौन से धारा के अंतर्गत, तो धारा 14 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, याद हो जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में कौन सी राय अभिभावी होती है, कौन सी राय मानी जाएगी, ठीक ना। स्टेटमेंट फर्स्ट, बहुमत की राय। दूसरा, प्रधान मजिस्ट्रेट की राय। थर्ड, अल्पमत की राय। सही कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी केवल एक और दो सही है, डी 1 2 3 सभी सही हैं। चलिए दोस्तों हम समझते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा जी इसका। देखिए दोस्तों बोर्ड में दोस्तों क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब बोर्ड के सदस्यों के बीच ही क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर, ठीक ना। तो राय कौन सी प्रभावी मानी जाएगी, अभिभावी, मतलब किसकी राय मानी जाएगी दोस्तों। तो मान लो डिस्प्यूट होता है, कुछ विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं सदस्यों के बीच, तो दोस्तों इन सदस्यों के बीच क्या लिया जाता है, बहुमत की राय लिया जाता है, बहुमत, ठीक है, बहुमत की राय लिया जाता है, जिसको मेजोरिटी बोला जाता है, ठीक ना। बहुमत की राय कितना होता है दोस्तों, 50% प्लस 1 को क्या कहा जाता है दोस्तों, बहुमत की राय कहा जाता है, ठीक ना। मान लो दोस्तों इसमें भी सही अभिभावी नहीं हो पाता है, फिर भी मतभेद की स्थिति बनी हुई है, तब के कंडीशन में दोस्तों प्रधान मजिस्ट्रेट की राय सर्वमान्य होगा।
तो ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। अल्पमत की राय नहीं लिया जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा सी, केवल कथन 1 और 2 100% सही है। ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक ना, चलिए स्क्रीनशॉट, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 100 के अनुसार किसे संरक्षण प्राप्त होता है? ठीक ना। स्टेटमेंट फर्स्ट, केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों को। ठीक ना। सेकंड, बोर्ड और समिति के सदस्यों को। थर्ड, सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यों के लिए वाद अभियोजन या विधिक कार्यवाही से मुक्त होने का संरक्षण। विकल्प है ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 1 और 3 सही है, सी केवल 2 और 3 सही है, डी सभी कथन सही है। चलिए दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा जी इसका। देखिए ठीक ना, चलिए समझते हैं। आप देखिए दोस्तों, धारा 100 को पढ़ना पड़ेगा आपको। धारा किसको पढ़ना पड़ेगा? 100। धारा 100 में दोस्तों इस अधिनियम के तहत कुछ अधिकारियों को दोस्तों संरक्षण प्राप्त है। कौन कौन से अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है और क्या मामले में संरक्षण प्राप्त है, इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों याद रखना, केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुपालन में, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, वह प्रत्येक व्यक्ति इसमें कार्य कर रहे हैं, वे सब के सब को संरक्षण प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखना है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन वो कार्यवाही कैसे होना चाहिए दोस्तों? सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। यदि वो सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यवाही करते हैं तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की वाद अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं किया जाएगा, इन कार्यवाहियों से मुक्त किया जाएगा। ठीक है, यदि वह सद्भाव पूर्वक करते हैं तब ना। यदि सद्भाव पूर्वक कार्य नहीं करते हैं, कोई धांधली करते हैं दोस्तों, तो उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही अभियोजन या वाद चलाया जा सकता है, ये भी याद रखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। बोर्ड और समिति के सदस्यों को नहीं दोस्तों। ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा केवल कथन 1 और 3 100% सही हो जाएगा। ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। राइट, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 के उपधारा 5 के अनुसार प्रत्यार्थी को धनीय अनुतोष का संदाय कब करना होता है? ऑप्शन ए है आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, बी है मजिस्ट्रेट के अनुमति से, सी है अनिश्चित समय में, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों हम समझते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए। देखिए समझते हैं, प्रत्यार्थी को दोस्तों धनीय अनुतोष का संदाय करना होता है। ठीक ना, किसको करना होता है दोस्तों? तो व्यथित व्यक्ति को संदाय करना होता है। कौन से धारा के तहत करना होता है दोस्तों? तो धारा 20 की क्लॉज 5 के अनुसार संदाय करना होता है। तो किसको करना होता है दोस्तों संदाय? तो याद रखना है व्यथित व्यक्ति को संदाय करना होता है। ठीक है ना, याद रखना है। तो कौन से समय अवधि के भीतर, या कोई स्पेशल आदेश जारी करना पड़ता है क्या? तो दोस्तों इसके लिए आदेश जारी करना पड़ता है मजिस्ट्रेट द्वारा, लेकिन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्या करना होता है? धनीय अनुतोष को संदाय करना होता है, एक अवधि के भीतर ही। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मजिस्ट्रेट की अनुमति से नहीं दोस्तों, ये गलत है। अनिश्चित समय में नहीं दोस्तों, समय निर्धारित होता है। सी भी गलत है, डी भी गलत है। क्यों किया जाता है दोस्तों, एक समय का निर्धारण क्यों किया गया है आदेश द्वारा? तो दोस्तों ताकि व्यथित व्यक्ति को समय पर न्याय मिल सके। ये अवधि निर्धारित किया गया है दोस्तों व्यथित व्यक्ति को समय पर, सही समय पर न्याय मिल सके। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक ना। तो सही आंसर हो जाएगा ए 100%
सही है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हम क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 6 पे, नहीं 5 पे। राइट, चलिए देखिए 5 क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार गिरफ्तारी के बाद बालक के माता पिता को किसके समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया जाता है? तो ऑप्शन ए स्थानीय पंचायत के समक्ष, बी बोर्ड के समक्ष, सी न्यायालय के समक्ष, डी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों हम समझते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा जी 5 का। फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, अधिनियम 2015 के अनुसार ना गिरफ्तारी के बाद बालक के माता पिता को किसके समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया जाता है? मान लो दोस्तों वो बालक है या विधि के उल्लंघन करने वाले बालक है या कोई भी बालक है दोस्तों, वो गिरफ्तार हो जाता है, तो उसके बाद दोस्तों माता पिता को बोर्ड के समक्ष दोस्तों उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। स्थानीय पंचायत से इसका कोई लेना देना नहीं है। न्यायालय से दोस्तों नहीं, अभी पहले बोर्ड पे उपस्थित होना पड़ता है माता पिता को। सी गलत है, यहाँ पर डी गलत है। बी 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जी। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किसकी अर्हताएं और अनुभव निर्धारित किया जा सकते हैं? स्टेटमेंट फर्स्ट दुभाषीय के लिए, सेकेंड है अनुवादक के लिए, थर्ड है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के लिए। इनमें से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। चलिए दोस्तों कमेंट कर दीजिए फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा जी इसका। देखिए क्लियर है, समझते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा धारा 110 पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। इसमें क्या प्रावधान है जी इसको हम समझते हैं दोस्तों। तो इसमें किसका नियुक्ति किया जाता है जी, आपका निर्धारित किया जाते हैं दुभाषीय के लिए, दुभाषीय और अनुवादक, ट्रांसलेटर जी, अनुवादक ठीक ना। दुभाषीय और अनुवादक की अर्हताएं अनुभव निर्धारित की जाती है, ठीक ना। किसके किसके, दुभाषीय के लिए और अनुवादक के लिए अनुभव, क्या अनुभव होगा, उसके लिए अर्हता क्या होगी दोस्तों, योग्यता क्या होगा, ये सब निर्धारित किए जाते हैं ताकि दोस्तों बालक को सही न्याय मिल सके, बालक के अधिकारों की रक्षा किया जा सके दोस्तों, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा दुभाषीय की अर्हताएं निर्धारित की जाती है, अनुवादक की अर्हताएं और योग्यता निर्धारित की जाती है दोस्तों, ठीक है बिल्कुल सही है। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नहीं। सही आंसर हो जाएगा केवल कथन 1 और 2 सही है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ये सब क्यों किया जा रहा है, तो बालकों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए मेरे दोस्तों, ठीक है, ताकि उसका समग्र विकास हो सके बालकों का, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 32 की उपधारा 2 के अनुसार न्यायालय किस आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए व्यथित व्यक्ति के केवल एकमात्र परिसाक्ष्य पर, बी है अन्य गवाहों के साक्ष्य पर, सी पुलिस रिपोर्ट पर, डी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों हम समझते हैं 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। राइट, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। चलिए दोस्तों समझते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए न्यायालय किस आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता है, दोस्तों याद रखना है व्यथित व्यक्ति के केवल एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोस्तों निष्कर्ष निकाल सकता है जी कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक ना। साक्ष्य को देख के ही निष्कर्ष कंक्लूजन निकालेगा कि अपराध हुआ है, ठीक ना। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य गवाहों के साक्ष्य पर नहीं दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट पर नहीं, उपयुक्त सभी, डी भी गलत है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। देखिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार जो पोषण कुटुंब होता है ना जी, पोषण कुटुंब
किसके लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक ना। स्टेटमेंट फर्स्ट, बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए होता है क्या। सेकंड, बालक का स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करने के लिए होता है क्या। थर्ड, केवल बालक के मनोरंजन के लिए होता है क्या। सही कथन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, सी केवल तीन, डी है एक और तीन दोनों। चलिए हम समझते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपके क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक ना। फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोग, तब तक हम समझ लेते हैं, ठीक ना। 8 देखिए, तो इसका प्रावधान दोस्तों धारा 44 में किया गया है, धारा 44 में किया गया है, ठीक है। धारा 44 के कौन से क्लॉज में किया गया है, तो क्लॉज 6 में किया गया है, ठीक ना। ठीक ठीक, किसका प्रावधान दोस्तों, तो कुटुंब पोषण कुटुंब, क्या पोषण कुटुंब किसके लिए उत्तरदायी होते हैं ये बताया गया है, ठीक ना। कुटुंब किसके लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, तो याद रखना है किसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों एक बालक को क्या चाहिए, बालक का क्या होना चाहिए दोस्तों, समग्र विकास होना चाहिए, उसके अधिकारों का रक्षा होना चाहिए। और इसके लिए क्या जरूरी है मेरे दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों अच्छे शिक्षा का जरूरत है दोस्तों। तो बालक को शिक्षा प्रदान करना उत्तरदायी होता है, बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए दोस्तों उत्तरदायी होता है जी, ठीक। और उसका समग्र विकास में दोस्तों क्या शामिल होता है, स्वास्थ्य और पोषण भी जरूरत होता है दोस्तों। क्या स्वास्थ्य स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकता होती है बालक को, ताकि उसका मानसिक रूप से विकास हो सके, शारीरिक रूप से विकास हो सके, समग्र विकास हो सके, ठीक ना। तो ये इसके बालक को शिक्षा के लिए दोस्तों और स्वास्थ्य पोषण के लिए दोस्तों क्या होता है, उत्तरदायी होता है आपका पोषण कुटुंब। कौन से धारा के तहत, तो धारा 44 के क्लॉज 6 के तहत, ठीक ना। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। बालक का स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल सही है। केवल शब्द लिखा है दोस्तों बालक के मनोरंजन के लिए, तो नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 100% सही है, ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ठीक है जी। क्लियर है ना, ठीक 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 बिल्कुल। चलिए तो इसके शॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 112 के अंतर्गत सरकार किस अवधि के भीतर कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, ठीक ना। स्टेटमेंट फर्स्ट है अधिनियम की शुरुआत की तारीख से 1 वर्ष, सेकेंड है अधिनियम की शुरुआत की तारीख से 2 वर्ष, थर्ड है जब तक संसद अनुमति ना दे। इनमें से कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है सभी 1 2 और 3। चलिए दोस्तों समझते हैं 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जी, ठीक ना। देखिए हम समझते हैं इसका आंसर को, तो इसके लिए धारा में क्या पढ़ना पड़ेगा, धारा 112 पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। 112 का आपके पुलिस कार भी घूमता है शहरों में, ठीक ना, वही 112 है, याद रखना है। तो 112 में दोस्तों जितने भी कठिनाइयों हैं इस अधिनियम के तहत, जितने भी कठिनाई हैं उन कठिनाइयों को केंद्र सरकार दूर करने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित है। कब, जब अधिनियम पारित होता है ना, उस अधिनियम के 2 वर्ष पहले दोस्तों कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक ना। तो अधिनियम की शुरुआत मतलब जिस दिन लागू हो रहा है उसकी तारीख से 2 वर्ष के भीतर दोस्तों कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ 1 वर्ष लिखा है दोस्तों, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब तक संसद अनुमति ना दे दोस्तों, ये गलत है। दोस्तों कानून का निर्माण कौन करता है, संसद करता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहीं से कानून का निर्माण होता है। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है ना, तो कानून बन जाता है। उसके बाद दोस्तों इसको लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया जाता है, तो उस अधिसूचना के 2 वर्ष के भीतर कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल कथन 2 सही है 100%, ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ठीक ना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे जी। देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार बाल अधिकारों के अंतर्गत बच्चों को किस प्रकार की सुरक्षा का अधिकार है? राइट। ऑप्शन ए है उपेक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा, बी केवल स्वास्थ्य सुरक्षा, सी केवल शिक्षा सुधार, डी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों हम समझते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा इस पे, ठीक है जी। देखिए दोस्तों, लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए समझते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दोस्तों इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखना यह क्या है दोस्तों, सांविधिक आयोग है जी। मैं कई बार बता चुका हूं यह सांविधिक आयोग है। फिर से लिखता हूं इसको जी मैं, क्या है ये, सांविधिक आयोग है, सांविधिक आयोग, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों, यह संवैधानिक आयोग नहीं है, संवैधानिक आयोग नहीं है ना, आयोग नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो बच्चों को किस प्रकार की सुरक्षा का अधिकार है दोस्तों, तो एक बात याद रखना, बच्चों के अपने एक अधिकार होते हैं, बच्चों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं दोस्तों, और कुछ उसके मूलभूत अधिकार भी होते हैं ताकि बालकों का समग्र विकास हो सके, उनका शारीरिक और मानसिक रूप से विकास हो सके। इससे दोस्तों उसका सुरक्षा प्रोवाइड किया गया है। क्या क्या दोस्तों, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा का दोस्तों अधिकार है, दुर्व्यवहार से उसके पास दोस्तों उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो दोस्तों, उसके अंग का कोई प्रयोग ना हो भीख मांगने में और किसी भी कार्य में दोस्तों, उसके साथ दोस्तों बाल श्रम मजदूर ना हो, शोषण ना हो मजदूरी के रूप में, ठीक है ना, एक्सप्लॉयटेशन ना हो बच्चों के साथ, ये बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य सुरक्षा का भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर केवल लिखा है दोस्तों तो बी गलत होता है। शिक्षा सुरक्षा का भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन केवल लिखा है दोस्तों, सी गलत है और डी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, आते हैं जी 11 पे। देखिए 11 क्या कहता है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2016 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की नियुक्ति किसके सिफारिश पर की जाती है? स्टेटमेंट फर्स्ट राज्य सरकार, सेकेंड है चयन समिति, थर्ड है केंद्र सरकार। इनमें से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। चलिए कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा जी 11 का, ठीक है ना। चलिए समझते हैं हम सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए इस अधिनियम के अधीन ना किशोर न्याय बोर्ड में दोस्तों, इस किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो इस सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? तो याद रखना है राज्य सरकार करता है जी। इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं है, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो ऐसी गलत हो गया। और राज्य सरकार करेगा दोस्तों नियुक्ति, तो ये चयन समिति का गठन करता है जी। राज्य सरकार क्या करता है? चयन समिति का गठन करता है, और इस चयन समिति के द्वारा सदस्यों की क्या की जाती है दोस्तों? नियुक्ति की जाती है। उसके बाद अनुमोदन करता है लास्ट में कौन? राज्य सरकार। ये भी सही है, ये भी सही है। सही आंसर हो जाएगा सी, केवल एक और दो सही हो जाएगा, ए गलत है, बी गलत है, डी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं ना समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2016 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? ऑप्शन ए है एक ही क्षेत्र से, बी है यथासंभव भिन्न भिन्न क्षेत्र से, सी केवल राज्य सरकार के अधीन किया जाएगा क्या, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम समझते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस अधिनियम के अनुसार ना किशोर न्याय बोर्ड में आपको पता है
सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों का चयन किया जाता है। तो चयन कौन करता है दोस्तों? तो राज्य सरकार करता है, याद रखना है, सरकार। किसके द्वारा करता है दोस्तों? तो चयन समिति के द्वारा करता है जी। चयन समिति के द्वारा क्या करता है? नियुक्त करता है। अब ये चयन समिति कैसे नियुक्त करेगी दोस्तों? तो यथासंभव भिन्न भिन्न क्षेत्रों के सदस्यों को, सामाजिक कार्यकर्ता को दोस्तों अपॉइंट करता है, ठीक ना, एक ही क्षेत्र के सदस्यों को नहीं करता दोस्तों, ठीक है, याद रखना है ना। तो यथासंभव भिन्न भिन्न क्षेत्रों के सदस्यों को अपॉइंट करता है, ये बिल्कुल सही है। देखो एक ही क्षेत्र लिखा है यहाँ पर, ये गलत हो गया। केवल राज्य सरकार के अधीन तो नहीं दोस्तों, नहीं होता, ये सी गलत है, ये डी भी गलत हो जाएगा, भी बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2016 के अनुसार अल्पकालिक पालन पोषण देखरेख की अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है, बी 6 माह तक, सी है 2 वर्ष तक, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का। चलिए देखिए, अब हम समझते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसको देखिए, अल्पकालिक पालन पोषण की देखरेख की अवधि पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो विधि के उल्लंघन करने वाले बालक होते हैं, तो दोस्तों बालक के अपने एक अधिकार होते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य होता है कि बालकों का समग्र विकास हो, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसलिए दोस्तों अवधि सुनिश्चित की गई है। अल्पकालीन पालन पोषण की अवधि क्या है? तो 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, याद रखना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 माह लिखा है तो नहीं होगा, ये 2 वर्ष तक नहीं होगा, और ये डी भी गलत है, ठीक ना, ताकि उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 14 क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अनुसार अगर प्रत्यार्थी द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाता है तो समिति क्या कर सकती है? तो कथन फर्स्ट है, जिला अधिकारी को आदेश दे सकती है। दूसरा, भू राजस्व के रूप में वसूली का आदेश दे सकती है। थर्ड, पुलिस को कार्यवाही के लिए कह सकती है। सही कथन कौन से है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। चलिए कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, इस अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है यदि किसी व्यथित व्यक्ति के साथ। इसमें व्यथित व्यक्ति कौन होता है? महिला होता है। तो दोस्तों उसको समय पर उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा कौन देता है दोस्तों? प्रत्यार्थी देता है। तो इसके लिए दोस्तों आदेश दिया जाता है। तो क्या क्या आदेश दिया जा सकता है, इसी को तो समझना है। तो दोस्तों ये समिति क्या करता है? समिति यदि दोस्तों प्रत्यार्थी मुआवजा नहीं देता है समय पे, तो आदेश जारी करेगा। किसको आदेश जारी करेगा? तो जिला अधिकारी को आदेश दे सकता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कैसे आदेश देगा? तो भू राजस्व के रूप में वसूली का आदेश, उसका भू राजस्व को दोस्तों वसूली का आदेश दे सकता है, ताकि व्यथित व्यक्ति है या पीड़ित व्यक्ति है उसके समय पर दोस्तों उचित मुआवजा मिल सके और सही से न्याय को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पुलिस को कार्यवाही करने के लिए नहीं दोस्तों, ये गलत है। सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है जी। ए 100% सही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। और क्या कहता है हमारा 15 क्वेश्चन, देखिए देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2016 के अनुसार पुलिस अधिकारी को बालक को किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करानी होगी? स्टेटमेंट फर्स्ट, चिकित्सीय सहायता। सेकंड है अनुवाद या दुभाषीय।
थर्ड, विशेष शिक्षक, इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक, दो और तीन, डी है केवल तीन। चलिए दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा जी इसका। चलिए देखिए, पुलिस अधिकारी को बालक को दोस्तों एक सहायता उपलब्ध कराया जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा ना, ताकि बालकों के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक ना, उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। तो क्या क्या सहायता प्रोवाइड की जाती है दोस्तों? तो चिकित्सीय सहायता प्रोवाइड की जाती है, ये बिल्कुल सही है। अनुवादक और दुभाषीय की भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब ये अनुवादक होते हैं, ये दुभाषीय होते हैं दोस्तों, ये विशेष योग्यता या अर्हता रखने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। और दोस्तों एक विशेष शिक्षक भी उपलब्ध कराई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा सी, एक, दो और तीन 100% सही हो जाएगा। ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, ठीक ना, सी 100% सही हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार आयोग किस, तो समझते हैं, ये आयोग है ना, किस प्रकार के मामले को मजिस्ट्रेट को भेजने की शक्ति रखता है? ऑप्शन ए किसी भी मामले को भेज सकता है क्या, बी केवल गंभीर मामलों को, सी निर्दिष्ट मामलों को, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों हम समझते हैं, ठीक ना। तो आयोग दोस्तों सभी मामलों को मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेज सकता है। किसी भी मामले को लिखा है तो नहीं, किसी भी मामले को नहीं दोस्तों, ये गलत है। केवल गंभीर मामले को तो नहीं दोस्तों, गंभीर मामले को नहीं, जो जो मामले निर्दिष्ट मामले हैं, जो बालकों से संबंधित है दोस्तों, बालकों के दुर्व्यवहार से संबंधित है या उसके अधिकार से संबंधित है या बालकों के विकास से संबंधित दोस्तों, ऐसे मामलों को मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है दोस्तों, ये शक्ति रखता है, ठीक ना। तो सी बिल्कुल 100% सही होगा, डी गलत है, ठीक ना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्या कहता है जी, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण की क्या भूमिका होती है? स्टेटमेंट फर्स्ट, दत्तक ग्रहण मामलों की प्रगति पर निगरानी रखना। दूसरा, केवल भारत के भीतर मामलों को सुलझाना। थर्ड, समय सीमा का पालन सुनिश्चित करना। कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक और तीन, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, डी है उपरोक्त सभी। चलिए कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं जी। तो इस अधिनियम के अनुसार एक प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण होता है दोस्तों। इसकी भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों इसकी भूमिका क्या है, दत्तक ग्रहण मामलों की प्रगति पर दोस्तों ये निगरानी रखता है, प्रोग्रेस पे, ठीक ना। तो बिल्कुल 100% सही है। भारत के भीतर मामलों को सुलझाता तो है, लेकिन यहां केवल शब्द लिखा है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत होता है। समय सीमा का पालन सुनिश्चित करता है दोस्तों, ताकि सही से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को पालन किया जा सके, ठीक ना। ये बिल्कुल सही है। केवल कथन एक और तीन 100% सही हो जाएगा, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखिए 18 क्या कहता है जी, ध्यान से समझते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2016 के अनुसार बालक को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा? स्टेटमेंट फर्स्ट, बिना किसी भय के, बी बाल अनुकूल माहौल में, सी सुरक्षा अधिकारियों के घेराव में। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल तीन, ऑप्शन सी केवल एक, डी सभी एक, दो और तीन। चलिए कमेंट करके बता दीजिए 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, इस अधिनियम के अनुसार बालक को
किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा? कौन से बालक को? जो विधि के उल्लंघन करने वाले बालक होते हैं दोस्तों, उसको प्रस्तुत किया जाता है तो बिना किसी भय के प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि वो बालक है दोस्तों, उसको डर, किसी प्रकार का डर भय का सामना नहीं करना चाहिए। बालक का दोस्तों, बालक के लिए अनुकूल माहौल होना चाहिए, अनुकूल वातावरण होना चाहिए, बालक के प्रतिकूल वातावरण नहीं होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, उसी में दोस्तों प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी बिल्कुल सही है दोनों। सुरक्षा अधिकारियों के घेराव में नहीं दोस्तों, यदि सुरक्षा अधिकारियों के घेराव में प्रस्तुत किया जाएगा तो बालक तो डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 100% सही है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। राइट, चलिए आते हैं 19वें पे। देखिए क्या कहता है जी 19, इसको समझते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 101 के अनुसार किस स्थिति में बालक न्यायालय में, ठीक है, अपील की जा सकती है? स्टेटमेंट फर्स्ट है, समिति या बोर्ड के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है। दूसरा, अपील केवल 3 मास के अवधि के भीतर ही की जाएगी, लिखा है दोस्तों, देखिए ये शब्द लिखा है यहां पर। थर्ड, जिला मजिस्ट्रेट अपील को 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, बी केवल कथन 1 और 3 सही है, सी केवल कथन 2 और 3 सही है, डी सभी कथन सही है। चलिए दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा जी इसका। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं ध्यान से। तो दोस्तों अपील का प्रावधान धारा 101 में है, याद रखना है 101 में है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपील किया जा सकता है जी। अपील कौन कर सकता है मेरे दोस्तों? तो व्यथित व्यक्ति कर सकता है अपील, अप्रत्यार्थी भी कर सकता है, ठीक ना। तो उसका स्थिति क्या है जी, किस स्थिति में कर सकता है? तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, समिति या बोर्ड के किसी आदेश से, ठीक ना। व्यथित कोई व्यक्ति अपील कर सकता है, तो हाँ कर सकता है व्यथित व्यक्ति, लेकिन किसका आदेश जरूरी है? तो समिति या बोर्ड की, ये बिल्कुल सही है। अपील केवल शब्द देखो, केवल 30 दिन की अवधि के भीतर, यहां ही शब्द है, ही स्वीकार की जाएगी दोस्तों, तो स्टेटमेंट गलत है। बेशक दोस्तों इसके लिए अपील करने के लिए समय सीमा निर्धारित है और 30 दिन के भीतर की जा सकती है, लेकिन यहां ही शब्द लगा है इसलिए गलत हो गया। क्यों? मान लो 30 दिन के बाद भी दोस्तों लेट हो जाता है, फिर भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपील स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक ना। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? जिला मजिस्ट्रेट अपील को 30 दिन के अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वीकार कर सकता है, हाँ कर सकता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो सही आंसर हो जाएगा बी केवल कथन 1 और 3 100% सही है, ए गलत है, सी गलत है, डी गलत। ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए 20 क्या कहता है जी, ध्यान से हम इसको भी समझते हैं। देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 की आयोग की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन ए है केवल महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन करना है क्या, बी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रिपोर्टिंग करना, सी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा जी। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइए। चलिए समझते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा जी 20 का। देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है दोस्तों, तो इस अधिनियम या नियम के अनुसार आयोग की प्रमुख जिम्मेदारी पूछा जा रहा है ना। तो दोस्तों आयोग की जो जिम्मेदारी होती है, महिला के सभी महिलाओं के अधिकारों की दोस्तों रक्षा करना है, ठीक है ना। महिला के जितने भी अधिकार होते हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो दोस्तों,
या सांविधिक अधिकार हो या कोई विधिक अधिकार हो दोस्तों, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? ये आयोग। ठीक है ना, तो इसी 100% सही है। देखिए, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन तो करता है, लेकिन केवल शब्द लिखा है ना दोस्तों, इसलिए गलत हो गया। बी, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रिपोर्टिंग नहीं करता है दोस्तों, ये बी गलत हो गया, और डी तो गलत ही है। सी 100% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए 21 क्या कहता है? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अनुसार सरकार किस प्रकार से सूचना और शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है? स्टेटमेंट फर्स्ट है, सुसंगत सूचना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित करके। दूसरा, जानकारी कार्यक्रम आयोजित करके। थर्ड, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, डी 1, 2 और 3 सही है। चलिए कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए समझते हैं जी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, सरकार इस अधिनियम के अधीन दोस्तों सरकार सूचना और शिक्षा को बढ़ावा देती है, लेकिन कैसे बढ़ावा देती है इसी को समझना है। तो दोस्तों कैसे प्रकाशित करती है? सुसंगत सूचना प्रकाशित करती है और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित करती है दोस्तों, ताकि सूचना और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। सूचना और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक जो उत्पीड़न होता है इसको रोका जा सकता है। ठीक ना, ये कम होगा यह अपराध। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जानकारी कार्यक्रम आयोजित करेगा दोस्तों, जगह जगह कैंप आयोजित करेगा, उसके तहत सूचना को क्या किया जा सकता है? बढ़ावा दिया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड लिखा है केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से, नहीं ये गलत है। सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 100% सही हो जाएगा। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है जी, ध्यान से। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अनुसार न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण में किन विषयों को विचार करेगा? स्टेटमेंट फर्स्ट, उपचार पर हुए व्यय पर। सेकेंड, पीड़ित को हुए शारीरिक नुकसान पर। थर्ड, पीड़ित को हुए मानसिक नुकसान पर। कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, डी है कोई नहीं। चलिए दोस्तों हम समझते हैं 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा जी। देखिए इस अधिनियम के अनुसार ना धारा 12 कहता है, धारा 12 कहता है जी, नहीं भूलना है इसको, न्यायालय जुर्माने के लिए राशि का निर्धारण कर सकता है, लेकिन उसके लिए विषय क्या है? किस विषय पर राशि का निर्धारण करेगा? तो दोस्तों याद रखना, उपचार पर हुए व्यय, उपचार पे जितना व्यय होता है दोस्तों, तो उससे जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। पीड़ित को हुए शारीरिक नुकसान और उस नुकसान पे जो भी खर्च हुआ दोस्तों, उसको भी दोस्तों जुर्माने का आधार माना जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। पीड़ित को हुए मानसिक नुकसान, मान लो पीड़ित को दोस्तों मानसिक नुकसान हो गया, उस पर जितना भी खर्च बैठता है उसको दोस्तों जुर्माने के रूप में वसूल कर लिया जाएगा प्रत्यार्थी से। ठीक ना, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही है, ए गलत है, बी गलत है, डी गलत हो जाएगा। यहाँ बस याद रखना है धारा 12 को। समझ में आ रहा है ना जी सभी को? चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे जी। चलिए देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अनुसार स्थानीय परिवाद समिति का गठन किस परिस्थिति में किया जाता है? ऑप्शन ए है जब कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मकार हो, बी जब कार्यस्थल पर 10 से कम कर्मकार हो, सी जब राज्य सरकार आदेश दे,
डी इनमें से कोई नहीं। चलिए हम समझते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का। दोस्तों स्थानीय परिवार समिति का गठन तभी किया जाएगा जब कार्य स्थल पर 10 से कम कर्मकार हो, तभी किया जाता है दोस्तों। ये सिचुएशन है, अगर 10 से अधिक कर्मकार हैं वहां स्थानीय परिवार समिति का गठन नहीं किया जाता है, ये गलत है। जब राज्य सरकार आदेश देती कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, डी भी गलत है। और दोस्तों जहां स्थानीय परिवार समिति का गठन किया जाता है वहां आंतरिक समिति का गठन नहीं किया जाएगा, ठीक है। आंतरिक समिति का गठन नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। दोस्तों इसके सदस्यों को भत्ता भी दिया जाता है, प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए भत्ता प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ ही यात्रा भत्ता भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो भी 100% यहां पर सही हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2016 के अनुसार बालक के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समिति के सदस्यों को क्या करना होगा? तो ऑप्शन ए है ऊंचे मंच पर बैठना है, बी बालक के आमने सामने बात करना होगा, सी कटघरे का उपयोग करना है, डी उपयुक्त सभी। चलिए कमेंट कर दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा जी इसका। देखिए दोस्तों समझते हैं बालक के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों याद रखना है समिति के सदस्यों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों समिति के सदस्यों को ना बालक के आमने सामने बात करना चाहिए ताकि वातावरण क्या हो, अनुकूल हो। बालक को दोस्तों न्यायालय जैसे माहौल ना लगे, किसी कटघरे का नहीं हो, कोई कटघरे का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए वहां पर। और समिति के सदस्यों को ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पर ऊंचे मंच पर बैठना लिखा है दोस्तों, ये गलत है, नहीं बैठना चाहिए, बालक डर जाएगा। बालक से दोस्तों आमने सामने बात करना चाहिए, ठीक है ना, ये 100% सही है। कटघरे का उपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। तो सी गलत है, उपयुक्त सभी लिखा है दोस्तों, तो डी भी गलत है, ठीक ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए 25 क्या कहता है जी, ध्यान से। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार धारा 34 में उल्लेखित नियमों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल कानूनी प्रक्रियाएं सरल बनाना, बी आयोग की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करना, सी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना, डी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों समझते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 25 का। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक ना। देखिए धारा 34 में उल्लेखित नियमों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो धारा 34 में क्या नियम लिखा हुआ है इसको हम समझ लेते हैं। तो जितने भी इसके अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार होते हैं, कार्यवाही होते हैं दोस्तों, कार्यवाही लिख रहा हूं मैं। इन कार्यवाहियों कैसे होना चाहिए दोस्तों? तो विधिक मानदंडों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे होना चाहिए? तो लिख रहा हूं विधिक मानदंडों के अनुसार, के अनुसार होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? विधिक मानदंडों का अनुपालन करने के लिए मेरे दोस्तों आयोग की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करना चाहिए मेरे दोस्तों। तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब यह आयोग की कार्यप्रणाली व्यवस्थित होता है ना दोस्तों, तो कानूनी प्रक्रियाएं सरल हो जाता है, ठीक है ना। यहां केवल शब्द लिखा है इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। जब यह दोनों सही से संचालित होता है, प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली, तो बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा करने में दोस्तों सरल हो जाता है और उसके अधिकार सुनिश्चित हो जाते हैं, ठीक ना। तो यहां पर सी गलत हो जाएगा, 100% सही होगा बी, डी गलत है, ठीक है जी। क्लियर है मेरे दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना।
आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।